का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी चारों के चारों और हमारे पास उनके फॉर्मूले आ गए थे। ये सबसे पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, रिलेटिव लॉ ब्रिंगिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू मॉल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये क्या था हमारा लॉ ब्रिंगिंग वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला। सेकंड था हमारा सेकंड डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलैरिटी। थर्ड था हमारा डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलैरिटी। फोर्थ था हमारा पाई इक्वल टू सीआरटी। तो गाइस ये हमारे चार फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए थे, ठीक है, पिछले लेक्चर में। ओके, अभी हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें केएफ और केबी निकालने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिया हुआ है जो रिलेटेड है किससे, ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट ऑफ फ्यूजन। रिलेटेड हीट ऑफ वेपोराइजेशन और रिलेटेड हीट ऑफ फ्यूजन से रिलेटेड है। देखो होता क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है R TF 1000 इनटू डेल्टा H। ये जो हीट है हमारी कौन सी है, फ्यूजन वाली। देखो बेसिकली होगा क्या कि केएफ की आपको वैल्यू नहीं दी होगी, लेकिन आपको क्या दिया होगा, हीट ऑफ फ्यूजन, रिलेटेड हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप उससे से क्या निकाल सकते हैं, केएफ निकाल सकते हैं। ओके गाइस, ये जो हीट ऑफ फ्यूजन है बेसिकली किस में आ सकती है, कैलोरी में भी हो सकती है, जूल में भी हो सकती है, किलो जूल में भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आर की वैल्यू पे। ठीक है, अगर हमारी आर की वैल्यू हम 0.0821 लेते हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी हमारी, एटीएम केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। और अगर हम आर की वैल्यू लेंगे जूल में तो इसकी वैल्यू होगी 8.134 जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। आर की वैल्यू हमारी किलो जूल में भी हो सकती है, 8.314 10 की पावर -3 किया जाएगा हमारा किलो जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। और कैलोरी में भी हो सकती है 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। ठीक है, और गाइस इस फॉर्मूले में जो हमें आर की वैल्यू यूज करनी है वो ये यूज करनी है। तो बेसिकली ये हमारी वे है, हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, उसी के हिसाब से हमारा आंसर आएगा, या फिर इस फॉर्मूले में। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये भी यूज कर सकते हो, ये वाली भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड किस पे करता है कि हमें फ्यूजन, जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो किस में चाहिए, जो हमें केएफ है वो किस में चाहिए। ओके, तो ये हमारी चार वैल्यू आ रही, ये जूल में, किलो जूल में, कैलोरी में और एटीएम में। ये जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है लास्ट वाला, इसमें आर की वैल्यू है, इसमें वी यूज करेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है हमने प्रेशर किस में लिया है। बेसिकली प्रेशर हम एटीएम में लेते हैं तो आर का यूज करेंगे किसमें, एटीएम में। ठीक है गाइस, ओके, आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे, एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो होता क्या है, अगर हम सॉल्यूट लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, मान लिया हमने जो सॉल्यूट लिया था वो कैसा था, इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, या तो डिसोशिएट होता है या फिर एसोशिएट। वे अगर हम उनको सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो या तो वे टूट जाएंगे या फिर वे एसोशिएट, जुड़ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट या तो डिसोशिएट होंगे, डिसोशिएट मतलब टूटना और एसोशिएट मतलब जुड़ना। एग्जांपल, मैंने NaCl लिया, मैंने NaCl का 1 मोल ले लिया। कितने मोल ले लिए, 1 मोल। अब 1 मोल का मतलब क्या है कि मैंने NaCl के इतने पार्टिकल ले लिए, इतने पार्टिकल के इतने इसके मॉलिक्यूल ले चुके हैं। ठीक है गाइस, अब जैसे ही मैंने इसे सॉल्वेंट में डाला, NaCl को अपने सॉल्वेंट में मिक्स किया तो NaCl डिसोशिएट हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब एक NaCl 2 में टूट गया। तो ये चीज, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है भाई, हमारे पास NaCl कितने थे, इतने। तो जब एक 2 में टूट गया तो कितने का क्या हो गया, डबल हो गया, दुगने हो गए, करीब इतना आ गया। अब आपने क्या पढ़ा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो सोल्यूट के पार्टिकल पहले हमने जितने लिए थे उससे कितने हो गए, डबल हो गए डाल दिए, क्योंकि वो डिसोशिएट हो चुके हैं।
तो अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगी उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है गाइस, ओके। तो क्योंकि देखो हमने क्या हुआ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा हुआ है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है मतलब ये जो हमारे चारों फॉर्मूले थे जो मैं लिखे थे किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जितने ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल। फॉर एग्जांपल अगर मैं देख रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो जितना ज्यादा हम सोल्यूट मिलाएंगे, जितने ज्यादा सोल्यूट के पार्टिकल्स इसमें मिलाएंगे तो इसका मतलब उसमें बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब हो गया रहा है, मैंने मिलाया था 1 मोल, ठीक है 1 मोल मॉलिक्यूल, लेकिन ये कितने हो गए, एटम बन गए, ये आयंस बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और नंबर कितने हो गए हमारे, दुगने हो गए। तो पहले इनिशियल एक था लेकिन एक से कितने बन गए, 2। अब उससे क्या हो गया कि जो काम एक मॉलिक्यूल कर रहा था, ये दोनों आयन मिलकर उसके दुगना काम करेंगे, दुगना उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब है जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ रही थी उतनी नहीं आएगी। अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगी वो कैसी होगी, एब्नॉर्मल, और उसकी वजह क्या है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइट का टूटना या फिर जुड़ना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डबल आ गई। अब इस चीज को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे वॉन हॉफ, साइंटिस्ट थे वॉन हॉफ, उन्होंने एक फैक्टर ऐड किया इसमें आई, एक फैक्टर ऐड किया आई। अब आई क्या होता है हमारा, तो आई इज डिफाइंड एज नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब्नॉर्मल मोलर मास। मतलब नॉर्मल मोलर मास जो बेसिकली मोलर मास है, जो हमारा मोलर मास है, एब्नॉर्मल मोलर मास, ठीक है, जो हमारा सोल्यूट मिलाने के बाद आया, फिर डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद आया, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, number of particles before dissociation और association। देखो अभी जो हमने समझा था कि हमने कितने पार्टिकल लिए थे 6 × 10⁻23, लेकिन पानी में डालने के बाद कितना हो गए 12 × 10⁻23। ठीक है गाइस, तो ये डिसोशिएट होने के बाद कितना हो गए 12 × 10⁻23, तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये कौन से पार्टिकल है हमारे, डिसोसिएशन के बाद, और शुरू में कितने हमारे 6 × 10⁻23। ये जो चीज है इसके इक्वल है आई की वैल्यू के। ठीक है, ओके गाइस, तो ये हमारा कितना आ गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। ओके, तो ये क्या है हमारा वॉन हॉफ फैक्टर, जो हमें क्या बताएगा, मोलर मास और एब्नॉर्मल मोलर मास। देखो जो हमारा पहला मोलर मास था NaCl कितना था 58.5, लेकिन क्योंकि NaCl टूट चुका है उसके पार्टिकल कितना हो चुके हैं, डबल, तो I की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। तो 2 इक्वल टू किसके हो गया, x के, भाई ये चीज हमें नहीं पता है नॉर्मल मोलर मास कितना है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 58.5 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 29.25। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि हुआ क्या कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है, ठीक है, वो उसकी जो वैल्यू है वो एब्नॉर्मल आनी स्टार्ट हो गई। क्यों, क्योंकि हमने जो सोल्यूट मिलाया है वो कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट में जब एब्नॉर्मल वैल्यू आई तो हमारा क्या काम है उसे फाइंड करना कि एक्चुअल में वो वैल्यू कितनी आई और क्यों आई। ठीक है, तो उसमें जो फैक्टर ने मतलब जो उस चीज को इंट्रोड्यूस किया, वॉन हॉफ ने जो फैक्टर इंट्रोड्यूस किया आई, जिसने हमें क्या बताया कि जो वैल्यू है उसमें कितना डिफरेंस है, मतलब नॉर्मल वैल्यू में और जो बाद में वैल्यू आनी चाहिए उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो कितना बताया हमें आई ने। अब ये क्या है हमारे आई के फॉर्मूले, अब हम आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो ऐसे फाइंड कर सकते हैं आई की वैल्यू, ये हम आई को ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम मोलर मास भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो शुरू में मोलर मास कितना था
हुआ क्या, जैसे ही इसमें आई इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे ही वो टूट गया तो उसकी जो मोलर मास है उसकी वैल्यू भी चेंज हुई, ठीक है। अब वो कितना चेंज हुई वो हमने कैसे निकाला, इस फॉर्मूले से। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास आई की वैल्यू आ जाए, मतलब आई हमें क्या बता रहा है कि कितना तो एसोसिएट हुआ और कितना डिसोशिएट हुआ। तो बेसिकली हम आई के बारे में क्या बता सकते हैं कि किस एक्सटेंट तक कोई चीज डिसोशिएट हो रही है, टूट रही है, और किस एक्सटेंट तक कोई चीज एसोसिएट हो रही है। ये क्या है, हमारा मोड ऑफ फैक्टर है आई। ओके गाइस, अब हुआ क्या कि जब एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी या फिर इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने क्या किया, जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी, इसमें हमने फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया आई। ठीक है गाइस, आई की वैल्यू निकालना सीखेंगे अभी कैसे निकालना है, ठीक है। लेकिन फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया आई, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ओके, हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, मतलब अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तब जो हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले हैं वे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। पहले उनमें आई नहीं था, लेकिन अब उनमें क्या करेंगे, आई को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ओके, तो हर फॉर्मूले का हमारा क्या है, आई। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा इसके ऊपर आएंगे, इन दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आई की वैल्यू निकालना। देखो आई की वैल्यू निकालना से हम आपको आई की वैल्यू कैसे निकालता है। अब देखो हुआ क्या है, मान लो मेरे पास NaCl है, ठीक है। अब NaCl हमने डाला, वो 100% डिसोशिएट हो गया, मतलब इसके जो एक पार्टिकल था वो कितने में टूट गया, दो पार्टिकल में, 100% डिसोशिएट, मतलब ये सारे का सारा टूट गया, ठीक है। तो NaCl टूट गया, किससे टूटेगा, NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब इसके एक मॉलिक्यूल से हमारे कितने एटम बने, दो पार्टिकल, या फिर एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल बन रहे हैं हमारे, दो पार्टिकल। तो इसलिए इसकी आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, डेल्टा T इक्वल टू, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2 × K × M, ठीक है। तो आई की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, AlCl3। अब ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक मेटल है, नॉन मेटल, तो इसलिए क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Al पॉजिटिव 3 + 3Cl नेगेटिव, ये इस तरह से टूटेगा। तो इसमें जो पार्टिकल्स थे, पहले शुरू में कितना था, 1, लेकिन अब कितने पार्टिकल हो गए इसमें, 4। अब इसमें 4 पार्टिकल है, ठीक है। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ रही थी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 4 टाइम्स, इसमें आई इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है गाइस। जैसे कि हमारा ये K4 FeCl6, ठीक है। देखो अब जब भी टूटता है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, एक स्पेशल कंपाउंड है जो हम पढ़ेंगे अलग चैप्टर में, 12th में है हमारे कोर्स में। तो टूटेगा किसमें, 4 ये पॉजिटिव प्लस FeCl6 4 नेगेटिव, ठीक है गाइस। तो इससे पार्टिकल कितने हैं, 4 तो ये और एक ये पूरे का पूरा एक पार्टिकल है, ठीक है। तो ये टोटल पार्टिकल कितना होगा हमारे, 5, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स, ठीक है। देखो लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है, ये हम बात कर रहे थे कब, जब कोई भी सॉल्ट 100% डिसोशिएट हुआ हो या फिर वो कंप्लीट डिसोशिएट हुआ, सारे का सारा टूट गया हो। अब बाय चांस उसने NaCl लिया और कहा ये तो 90% टूटा है, ये कितना हुआ है हमारा, 90% डिसोशिएट हुआ है, ठीक है। हमने पॉजिटिव मतलब टूटा तो है लेकिन सारा ही टूटा है, 90% डिसोशिएट हुआ है। तो इस केस में हम आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, I = C1 + 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1
n माइनस 1 इंटू अल्फा। n क्या है हमारे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये क्या है हमारा n, और अल्फा क्या है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अल्फा हम कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा देखो हम कैसे निकालेंगे, अल्फा क्या है हमारा, परसेंट ऑफ डिसोसिएशन अपॉन 100, मतलब हमारा कितना रखा है इसमें 90%, ठीक है 90% रखा है अपॉन 100। ओके, तो ये कितना आ गया हमारा 0.9, अल्फा कितना आ गया हमारा 0.9। देखो इस फॉर्मूले में अल्फा चाहिए था हमें, n चाहिए और हमारा i निकल जाएगा। अल्फा हमने ऐसे निकाल लिया, परसेंट ऑफ जितना परसेंट डिसोसिएशन दे रखा है उससे 100 से डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका एक नाम है अल्फा का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कितना आ गया हमारा 0.9। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा कितना जाएगा 1 प्लस n, n कितना हमारा 2 माइनस 1 इक्वल टू 0.9, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 1 प्लस 0.9 इक्वल टू 1.9, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो हमारी i की वैल्यू आई वो कितनी है 1.9। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि तुम्हें क्वेश्चन देगा, इसमें तुम्हें डेल्टा टीएफ भी देगा, वो तुम्हें डेल्टा टीएफ भी देगा, केएफ भी देगा और मोलैलिटी भी देगा, ठीक है। और पूछ के देगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो आपको i पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर i कैसे पता होगा, इस चीज से, तो पहले आप ये निकालेंगे डेल्टा टीएफ, केएफ और m, i फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हमारा क्या जाएगा वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है डिसोसिएशन और एसोसिएशन। देखो एसोसिएशन के मामले में क्या होता है, एसोसिएशन के मामले में क्या होगा कि मान लिया मैंने CH3COH एसिटिक एसिड लिए, दो मॉलिक्यूल लिए, ये जाके एक हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे हमारे CH3COH डाइमर फॉर्म कर लेंगे, ये हमारा क्या कर लेगा डाइमर फॉर्म। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा डाइमर फॉर्म हो जाएगा, मतलब दोनों दोनों जुड़ जाएंगे। तो दो से क्या हो गया एक मॉलिक्यूल, मतलब इस केस में जो हमारा i है वो कितना हो गया हाफ, बट 2 से वो क्या हो रहा है 1 हो रहा है, दो मॉलिक्यूल से, मतलब i क्या हो रहा है आधा हो रहा है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी हाफ हो जाएगी। बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चन किस पे आता है हमारे डिसोसिएशन पे, एसोसिएशन की नीड नहीं है, पर हमें ध्यान रखना है कि डिसोसिएशन में वो कंप्लीट डिसोसिएशन बोल रहा है, 100% डिसोसिएशन बोल रहा है, या फिर 90%, 80% या 70% बोल रहा है। अगर 90%, 80%, 70% बोल रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, i का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे डिसोसिएशन का, इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इनटू अल्फा, और i निकालेंगे। वरना तो बेसिकली हमें सिंपल क्या देखना है कि उसने सॉल्यूट कौन सा लिया है। अगर सॉल्यूट उसने AlCl3 लिया है और बोल रहा है कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, तो भाई 4 मॉलिक्यूल 4 एटम 4 पार्टिकल है, 3 और 1 4, तो i की वैल्यू कितनी आ गई 4 हो गई सिंपल। अगर वो बोलता है मेरे पास कितना है BaCl2, तो देखो BaCl2 में कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है तो i की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, 2 और 1 3, तो i की वैल्यू हम सिंपली पुट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है, मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन है यूरिया का, NaCl का और BaCl2 का, AlCl3 का, ठीक है। मतलब ये 4 सॉल्यूशन है मेरे पास, एक यूरिया का उसकी मोलैरिटी कितनी है 1, एक NaCl उसकी मोलैरिटी कितनी है 1, एक BaCl2 उसकी मोलैरिटी कितनी है 1 और AlCl3 की मोलैरिटी कितनी है 1। कहने का मतलब है क्या है कि सबकी अमाउंट कैसी है सेम, सबकी जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है सेम, लेकिन वो क्या पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा एलिवेशन किस में आएगा, ठीक है गाइस। देखो हो क्या रहा है भाई, कंसंट्रेशन तो सेम है और वो कंसंट्रेशन सेम मतलब मोलैरिटी सेम है और
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है। जब कंसंट्रेशन सेम है तो डेल्टा टी भी सबकी क्या आनी चाहिए? सेम। लेकिन ये चीज क्या है? आयनिक है हमारे, ये जाके टूट जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएगा, तो इनमें क्या ऐड हो जाएगा? मोल्टो फैक्टर भी ऐड हो जाएगा। इसमें डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, क्योंकि आई ऐड हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारा? डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इनटू ए बी इनटू एम। अब देखो सब वन मोल सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है तो के भी सबका सेम होगा, ठीक है। मोलरिटी सबकी सेम है, वो ये पूछ रहा है, तो ये किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ आई पे। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है? 1, यहाँ पे कितनी है? 2, यहाँ पे कितनी है? 3, यहाँ पे कितनी है? 4। तो कहने का मतलब ये है जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी इस केस में उसकी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है गाइस। तो जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसका एलिवेशन ज्यादा होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा था? लास्ट वाले का, AlCl3 का। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? मतलब फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा घटेगा? तो वो भी लास्ट वाले का घटेगा। क्यों? क्योंकि वो भी किसके इक्वल है? डेल्टा टी इक्वल टू I into Pf into m, ठीक है। ओके, तो डेल्टा टी किसका ज्यादा होगा? AlCl3 का, और ये किसका ज्यादा होगा? AlCl3 का। अब क्वेश्चन देख, अब क्वेश्चन घूमेगा, कैसे घूमेगा कि बताओ चारों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ठीक है भाई, हमारे पास क्या है? 3 ले ले, चलो। एक NaCl ले लिया हमने, एक BaCl2 ले लिया और एक AlCl3 ले लिया। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स इसका ज्यादा होगा, क्योंकि भाई ये क्या है हमारा? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इसकी आई की वैल्यू ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होगा हमारा AlCl3 का, ठीक है। अब वो पूछा फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? देखो ये क्या है हमारा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना घट रहा है? AlCl3 का सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा घट रहा है। भाई डेल्टा टी किसका ज्यादा? AlCl3 का, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका था? AlCl3 का, मतलब AlCl3 सबसे ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटा। भाई शुरू में कितना था? 0, लेकिन घटा सबसे ज्यादा किसका? AlCl3 का। तो सबसे कम किसका होगा? AlCl3 का। तो इसलिए सबसे ज्यादा किसका होगा फ्रीजिंग पॉइंट? NaCl। अगर यूरिया होता तो यूरिया का होता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी का बढ़ रहा है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है। ओके, अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, लेकिन अगर किसी का एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो एलिवेशन और डिप्रेशन ये क्या है? दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब ये सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ रही है तो चारों की चारों बढ़ेगी, अगर एक घट रही है तो चारों की चारों घटेंगी। लेकिन फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है गाइस। ओके, ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, सॉल्यूशन। आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में क्रैक करने के लिए। ओके गाइस, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।